सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम पढ़ने वाले हैं नवंबर 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, और आपको पता है हमारी फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीए जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। जैसे आपको पता है 2017 में एनटीए आया था, तब से हमारा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। हमने जनवरी के सारे पेपर्स कर लिए हैं 2017 के, अब नवंबर के करेंगे। ठीक है, तो ये है पार्ट 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2017 में पेपर 2 3 पेपर हुआ करते थे। एक पेपर 1 जो हमारा अभी भी होता है, कॉमन रहता है, पेपर 2 और पेपर 3। दोनों में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस होते थे, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते थे 2017 में। 2018 से पैटर्न चेंज हुआ था कि तब पेपर 2 होता था सिर्फ, और 100 क्वेश्चंस आने लगे। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में गलती से ये बता दिया था कि 2018 में भी 3 पेपर्स थे, तो इग्नोर दैट। तो 2018 से 100 क्वेश्चंस आने लग गए थे। तो हम पेपर 2 और पेपर 3 दोनों करेंगे। जैसे आपको पता है पेपर 2 जो है उसके अंदर हमारे होते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और पेपर 3 जो होता है उसमें होते हैं हमारे 75 क्वेश्चन। ये 2017 का बता रही हूँ, नवंबर का। ठीक है, तो हम ये 75 क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में, पार्ट 2 में। और आज हम करेंगे पहले 50 क्वेश्चन जो पेपर 2 के थे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड कौटिल्या's अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellianism compared to it Machiavelli's prince is harmless। तो किसने बेसिकली कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैकियावेली का प्रिंस कंपेयर किया है, और ये बोला है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से ज्यादा, अगर हम मैकियावेली का प्रिंस और कौटिल्य का अर्थशास्त्र कंपेयर करें, तो मैकियावेली का प्रिंस तो कुछ भी नहीं है। जितना कौटिल्य ने जितने स्ट्रिक्ट लॉज और जितनी स्ट्रिक्ट नीतियां बताई है ना अर्थशास्त्र में, उसमें जो मैकियावेली ने अपने प्रिंस को एडवाइस की है, उसके सामने तो वो हार्मलेस है। तो ऐसा किसने बोला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैक्स वेबर ने ये स्टेटमेंट बोली थी। अब ये तो हो गई आंसर। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आप हर कोई सॉल्व करता है। तो एक्सप्लेनेशन ये कि सबसे पहले तो आपको पॉलिटिक्स एज वोकेशन, ये जो मैक्स वेबर का एक फेमस आर्टिकल है, जो मैंने मैक्स वेबर के ऊपर एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने आपको वेब की स्टोरी से याद कराया था कि जो मकड़ी का जाला होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी अच्छी स्टोरी बताई है, तो आप देखना। ठीक है, तो उसमें एक उनका आर्टिकल है पॉलिटिक्स एज वोकेशन, उसमें ये उन्होंने ये बात बोली थी। और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी? तो आपको पता होगा जो कौटिल्य है उन्होंने स्पाई सिस्टम बताया था। ठीक है, टॉर्चर की बात बताई थी, एनिमीज का एसेसिनेशन यानी कि एनिमीज को कैसे मार सकते हैं, वो सारी चीजें बताई थी। वेयरएज मैकियावेली ने तो इन सब चीजों पे फोकस ही नहीं किया। तो मैक्स वेबर ही बोलते हैं कि अब मैकियावेली जो टेरेनिकल रूल होता है किंग के पास, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको अपना रूल टेरेनिकल बनाना पड़ता है या टेरेनी लानी पड़ती है। तो क्या वो जो मैकियावेली है वो प्रिंस को ये सारी बातें नहीं बताना चाहते थे? क्या वो उनसे उनको वंचित रखना चाहते थे? तो मैकियावेली का प्रिंस हार्मलेस है, मतलब कौटिल्य तो है एकदम ब्लंट होके सारा चीजें बताई है कि क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स सब बताया है। तो इसलिए मैक्स वेबर उस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट देते हैं। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, आर्टिकल का नाम याद होना चाहिए, वोकेशन वाला आर्टिकल है, और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, ये 2 चीजें बस। इससे ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अब बताना है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। तो ये 4 स्टेटमेंट है, इसका आप पढ़ लो एक बारी। और इसका करेक्ट आंसर है 1 मैन, 1 वर्क, 1 क्लास, 1 ड्यूटी। तो प्लेटो का जस्टिस का आइडिया आपने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने 3 सोशल क्लासेस की बात की थी, अगर आपको याद हो। एक तरफ वो बोलते हैं कि एक रूलिंग क्लास होती है जिन जो कि फिलोसफर किंग होते हैं, एक तरफ वॉरियर्स होते हैं यानी कि सोल्जर्स हो गए हमारे। ठीक है, तीसरा जो हमारे आर्टिशियन क्लास होती है जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, एक रूलर, एक शोल्डर और एक प्रोड्यूसर्स में हमारे फार्मर वगैरह, आर्टिशियंस, ये सब आ जाते हैं। तो इनकी जो ड्यूटी है ना, सबकी ड्यूटी आपस में डिवाइडेड है। रूलिंग क्लास शोल्डर की ड्यूटी नहीं कर सकता, ना शोल्डर प्रोड्यूसर की ड्यूटी कर सकता है, ना प्रोड्यूसर रूलर की ड्यूटी कर सकता है। जस्टिस के बेसिस पे ही तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम भी बताया था कि इस यहाँ से यहाँ तक के जो होंगे, अगर वो पहला स्टेज पार करेंगे फिर आगे नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, और 30 या पता नहीं 50 साल में जाके रूलर जो है वो बनेगा फिलोसफर किंग, अगर वो सारे एग्जाम क्लियर कर लेता है। और जो पहले 2 एग्जाम क्लियर करता है फिर उसको प्रोड्यूसर कास्ट, फिर जो उससे ज्यादा एग्जाम क्लियर करता है वो सोल्जर बनेगा, और जो आखिरी तक सारे एग्जाम क्लियर कर पाएगा वो रूलर फिलोसफर किंग बनेगा। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि एक की ड्यूटी दूसरे से की ड्यूटी से अलग है। ठीक है, तो ये वो जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शंस है, ठीक है, वो सारा आप इसमें देख सकते हो प्लेटो के जस्टिस में, कि सारे सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। 1 मैन मतलब रूलर, 1 वर्क, उसका एक ही रूल एक ही काम होगा, एक ही क्लास से वो बिलोंग करेंगे और उनकी एक ही ड्यूटी होगी। देन क्वेश्चन नंबर 3, तो एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। और माइकल ऑक्सफोर्ड जो कि है हमारे कंजर्वेटिव थिंकर, राइट। तो इन्होंने क्या बोला था हॉब्स के बारे में? हॉब्स के बारे में उन्होंने बोला था कि हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर प्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ठीक है। तो ये अब इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के द्वारा हॉब्स प्रोड्यूस किया गया इन द सेंस कि हॉब्स जो है उस टाइम के इंग्लिश पीपल थिंकिंग स्पीकिंग पीपल टाइम के थिंकर हैं, ठीक है। तो ये कौन से पीरियड के थिंकर है आपको पता होगा? सो यहाँ पे बेसिकली इंग्लैंड की बात हो रही है, तो आपको पता है हॉब्स इंग्लैंड के थिंकर है, इंग्लैंड के इंग्लिश स्पीकिंग पीपल की बात हो रही है, ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है। और आपको ये भी पता है कि हॉब्स कौन से टाइम के थिंकर है? जब सिविल वॉर चल रहा था इंग्लैंड में, और उस टाइम पे रिनेंसा का पीरियड था, मतलब एक ट्रांजिशन फेज चल रहा था रिनेंसा के से हम इनलाइटन पीरियड इनलाइटनमेंट पीरियड की तरफ मूव कर रहे थे, और उस टाइम पे हॉब्स आते हैं, तो ऐसा माइकल शॉप बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि यस, हॉब्स जो है इंग्लैंड के थिंकर हैं, और ये उस टाइम के ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर है। तो ये तो स्टेटमेंट हो गई सही। अब हमें ये नहीं पता ये माइकल ऑक्सफोर्ड ने बोला है कि नहीं, पर हमें ये सेकंड पार्ट तो पता है ना, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के। नो अदर थिंकर कैन मैच हिज फिलोसफिकल फाउंडेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट, और कोई दूसरा थिंकर इनके थॉट को मैच नहीं कर सकता है। अब अगर ऑक्सफोर्ड इनकी तारीफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें भी इनकी तारीफ होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू। पहले बात तो दोनों सही है, और दूसरा कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि हॉब्स ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर है। अभी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल से बिलोंग करते हैं, वो इसका रीजन नहीं है। ये इसलिए इन्होंने ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर इसलिए बोला है क्योंकि आप बिकॉज लगा सकते हो, क्योंकि उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट की वजह से, उनका फिलोसफिकल फाउंडेशन और कोई मैच नहीं कर सकता, इसलिए वो ग्रेटेस्ट है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ने लिखा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा, इनसे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। तो वही सेकंड पार्ट में उतनी ही तारीफ इनकी यहाँ लिखी हुई है। अब बात करते हैं हमारे हीगल की। तो हीगल का आपको सबको पता है डायलेक्टिकल मेथड है, और इसमें आपको बताना है कि इस किस चीज से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। हीगल का जो डायलेक्टिक मेथड है वो किसके बारे में है, क्यों है उनका डायलेक्टिक मेथड जो डायलॉग्स के फॉर्म में उन्होंने लिखा है? साइंस ऑफ पॉलिटिक्स के लिए, एनलाइटनमेंट फिलोसफिकल मेथड के लिए, या फिर नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंस के मेथड जो है वो आइडेंटिकल है उसको बताने के लिए उन्होंने ये मेथड यूज किया था, या कॉन्ट्रडिक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डायलेक्टिक मेथड अडॉप्ट किया था? अच्छा, अब ये बताओ हीगल का सबसे फेमस चीज क्या थी? जो थीसिस, एंटीथीसिस, फिर एंटीथीसिस के बाद सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद फिर से एक उसका एंटीथीसिस बनेगा, और फिर उसका फिर से एक थीसिस बनेगा, सिंथेसिस के बाद एक अलग थीसिस, उसका एंटीथीसिस, और फिर से ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू रहेगी। तो ये क्या पता चलता है? अगर आप थीसिस है उसका एंटी है, तो एंटी है मतलब उसका अगेंस्ट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने थीसिस एंटीथीसिस वाली अपनी थ्योरी दी थी, और उसी के लिए उन्होंने डायलेक्टिक मेथड के थ्रू इनको समझाया भी था। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कि किनमें से किसने, ठीक है, यंग मार्क्स को ओल्ड मार्क्स से डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, अंतर बताया था ओल्ड मार्क्स और यंग मार्क्स के बीच का? तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस अल्थुसर, ठीक है। तो लुइस अल्थुसर ने अपना बताया था कि जो मैच्योर मार्क्स थे, ओल्ड मार्क्स यानी कि मैच्योर मार्क्स, ठीक है। तो यंग मार्क्स की राइटिंग में हमारी क्या आती है? पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसको हम ईपीएम बोलते हैं या इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, वो यंग मार्क्स की राइटिंग थी। और वेयर एज ओल्ड मार्क्स की राइटिंग थी जब एलिनेशन का बाकी सब कॉन्सेप्ट्स वो देते हैं। सो ये सारी जो उनकी बात की जितनी भी राइटिंग्स है इसके बाद, तो वो बोला था कि वो अलग थी, उसमें उनका कंसेप्शन अलग था, उसमें उनको थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी भी थे। तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट है वो बोली है हमारे लुइस अल्थूसर ने। तो बस इतना याद रखो, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, और दो हम यंग मार्क्स ओल्ड मार्क्स आगे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। ग्राम्स्की ने फासिज्म को क्या बोला है? तो ग्राम्स्की ने फासिज्म को क्या बोला है? पैसिव रेवोल्यूशन। अब मैं आंसर बताती जा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर सोच के फिर वीडियो फिर से रिज्यूम कर सकते हो। पैसिव रेवोल्यूशन बोला है किसने? ग्राम्स्की ने। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पैसिव रेवोल्यूशन होता क्या है, जो कि एकदम अचानक से नहीं आता, वो ग्रेजुअली आता है, उसको हम पैसिव रेवोल्यूशन बोलते हैं, कि धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, ठीक है। और इन्होंने फासिज्म को बोला था कि फासिज्म सिर्फ रिएक्शनरी नहीं है, किसी का जो फासिज्म आया तो लोगों ने रिएक्ट किया, नहीं, वो रेवोल्यूशनरी भी है। तो ये पॉइंट प्लस दूसरा जो ये जो फ्रेज है ना पैसिव रेवोल्यूशन, ठीक है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो कभी, तो सबसे पहले इसके लिए ग्राम्स्की का ही नाम आता है, क्योंकि ग्राम्स्की ने ही ये फ्रेज दिया था। कब? जब इंटर वॉर पीरियड चल रहा था इटली में। तो इटली के थिंकर आपको पता है, तो इंटर वॉर पीरियड चल रहा था इटली में, उस टाइम पे उन्होंने ये पैसिव रेवोल्यूशन टर्म यूज किया था, कि एक तो होता है एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना, अचानक से ओवरथ्रो कर देना किसी भी डिजाइन को, ठीक है, और एक होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे चीजें हो रही है, इवॉल्व हो रहा है, बेसिकली इवोल्यूशन आ रहा है, और फिर धीरे धीरे हमने चीजें खत्म करी और लास्ट में अपनी बात बनवा ली और सरकार को बदल दिया। तो वो होता है पैसिव रेवोल्यूशन, जिसका इस्तेमाल आपको पता होगा औरबिंदो और तिलक ने भी किया था। अगर आपने मेरी आईपीटी की सीरीज देखी है, 3 पार्ट है सिर्फ, देख लेना, तो मैंने उसमें ये सारी चीजें बताई भी हुई हैं।
कि इसमें मतलब आईपीटी की वो बेस्ट सीरीज है अभी तक की ट्रिक्स के साथ आपको याद कराया है। एग्जैक्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, गांधी वाज क्रिटिकल ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन एंड पर्टिकुलर डिटेस्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो गांधी जी जो थे वो मटेरियल सिविलाइजेशन के खिलाफ थे और इवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के भी खिलाफ थे। क्या ये सही है? सेकंड रीजन लिखा हुआ है, ही बिलीव दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज डिस्ट्रॉइंग डीपर वैल्यूज। और गांधी जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हमारी वैल्यूज को खत्म करता जा रहा है, ये इसका रीजन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही। ठीक है। देन रॉय लेनिन की डिबेट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट है। इसके ये किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है कॉलोनियल क्वेश्चंस। ठीक है, तो कॉलोनियल क्वेश्चंस यानी कि जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था, ठीक है, तो उसी के बारे में एम एन रॉय और व्लादिमीर लेनिन के बीच में, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, इन दोनों के बीच में डिबेट होती है इस चीज को लेकर। ठीक है, अब आपको डिबेट पढ़नी है कभी तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बाकी इससे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। देन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, कि क्यों हुई थी, क्या रीजन था, वैसे वैसे करके। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, इसकी ये 4 डेफिनेशन है, आपको बताना है क्या है सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक ऐसी थ्योरी जिसमें हम रिफाइन करते हैं किस चीज को, फैमिलियर वर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है जब उसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं तो हम बात करते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की। अब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को यहाँ पे डिस्कर्सिव अगर लिखा हुआ है कभी तो डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। डेलिब्रेशंस का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेशन का मतलब होता है जैसे कि डिस्कशन करके, ठीक है, नेगोशिएशन करके, लोगों का सबका मत लेके कंसेंसस के बेसिस पे ये चीज ही करना। और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी अच्छी इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें एक तो आपको मेजोरिटी रूल भी होता है, लेकिन साथ ही साथ सबका मत भी सुना चाहता है, तो कंसेंसस बेस्ड भी होती है। ऐसा नहीं है कि बस मेजोरिटी ने बोल दिया, ठीक है, और हमने वो डिसीजन ले लिया, नहीं, बाकी लोगों का कंसेंसस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, दूसरों से भी कंसेंसस हम लेते हैं, मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, डिस्कशन होती है, डिबेट होता है, नेगोशिएशन होता है, डेलिब्रेशंस होती है बेसिकली, और तब जाके डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इसको हम बोलते हैं, राइट। तो और इसको हम बोल सकते हैं कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ भी कंपैटिबल है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। प्लस एक और चीज हम एक्सप्लेनेशन में याद कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, कि डेलिब्रेटिव जो डेमोक्रेसी टर्म है, कितनी बार को पूछा जाता है कि किसने ये टर्म कॉइन किया था। तो ये टर्म कॉइन किया था जोसेफ बेपिस्ता ने, बेसेते, सॉरी, जोसेफ बेपिस्ता नहीं है, बेसेते है, जोसेफ बेसेते ने ये टर्म कॉइन किया था 1980 में। अब ये तो मत याद रखो, लेकिन हाँ जोसेफ याद रख लेना कि जोसेफ जी थे एक बंदे, वैसे उनकी बेइज्जती हो गई थी, और उनकी बेइज्जती हुई तो उन्होंने सोचा चलो अब मैं ऐसा टर्म देता हूँ कि जिससे सबको फायदा हो, तो बेइज्जती हुई तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी उन्होंने टर्म दिया। ठीक है, और बस इतना ही है। बस उसका इनका जो वर्क था, जिस मतलब कौन सी बुक ऐसी लिखी थी जिसमें ये टर्म दिया था, तो उसका नाम था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, और उसके आगे इनका पूरा वर्क का नाम था द मेजॉरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए आप इसको कभी इसका वो भी सब टाइटल आ सकता है, या फिर बुक का सब टाइटल तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए उन्होंने क्या बोला था। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को उन्होंने बोला था कि ये एक मेजॉरिटी प्रिंसिपल है जो कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट में यूज किया जाता है, ऐसा ये जोसेफ बसेते बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कि बिहेवियरलिज्म इतनी जल्दी क्यों मर गया? शॉर्ट लिव्ड लिखा ना, जल्दी मर गया इन द सेंस कि बिहेवियरलिज्म की थ्योरी जो थी वो इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि 4 दिन वो टिक नहीं पाई। उसका क्या रीजन है? ठीक है, पहला कि वो कंसेंसस इवॉल्व करने में नाकामयाब हुई, या वो डॉगमेटिक थ्योरी थी, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव थी, असर्टिव थी, ठीक है, और या फिर वो एक लोकलाइज्ड इवेंट था कि वो कुछ सीमित क्या बोलते हैं, सीमित टेरिटरी तक ही सीमित था और ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया इसलिए, या फिर कोल्ड वॉर प्रिजुडिसेस होती है हमारी अवधारणाएं, मतलब जो पहले से हम धारणाएं बना के रखते हैं कि ऐसा ही होगा, तो कोल्ड वॉर की प्रिजुडिसेस की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इनएबिलिटी टू इवॉल्व कंसेंसस, कि वो सबका मत नहीं ले पाया, ठीक है, सबके विचारों से वो जो थ्योरी थी वो सहमत नहीं हो पाई, क्योंकि बिहेवियरिज्म की थ्योरी बहुत क्वांटिटेटिव थी, ऑब्जेक्टिव थी, और नेचुरल साइंसेस के प्रिंसिपल को फॉलो करती थी, जिसकी वजह से उसको इतना क्रिटिसाइज किया गया ऑब्जेक्टिविटी की वजह से कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बिहेवियरलिज्म पे, पोस्ट बिहेवियरलिज्म में। तो अगर आपको कोई लगता है ना कि मैम ये क्वेश्चन तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया या इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दिया, तो इसका मतलब ये समझ लो क्योंकि हमें अभी सिर्फ हम 2017 पे है, सोचो 2024 तक आते आते ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आएंगे और उसमें हमको सेम एक्सप्लेनेशन दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पे कम एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आगे सेम क्वेश्चन या सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंगे, तो वहां पे हम और अच्छे से इसको समझ लेंगे, राइट। तो अभी बात करते हैं assertion रीजनिंग का। वेबर के अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कुड बी comprehended within the larger framework of culture, which he did by demolishing Marx's theory of economic determinism. सो बेसिकली मैक्स वेबर ये कह रहे हैं कि अगर आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझना है ना, तो उसको समझने के लिए हमें कल्चर कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। जो लार्जर फ्रेमवर्क है कल्चर का, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने क्या किया, जो मार्क्स की इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की थ्योरी थी, आपको पता होगा, जिसमें वो बेस सुपर स्ट्रक्चर हर कुछ इकोनॉमिक बेस पे बेस्ड है, ठीक है, इकोनॉमिक चीजों पे बेस्ड होता है, तो इस चीज को वो रिजेक्ट करते हैं। बिकॉज बिकॉज लगा के देखो इसका रीजन बन रहा है कि नहीं, बिकॉज विदाउट दिस रिजेक्शन हिज थ्योरी वाज टोटली अनटेनेबल। क्योंकि अगर वो इस मार्क्स की इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की थ्योरी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो जो उनकी खुद की थ्योरी है ना मैक्स वेबर की, वो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, या उसको उसका जो ओपिनियन है वो हेल्ड अब हम अपहोल्ड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये होता है अनटेनेबल का मतलब कि आप किसी चीज को होल्ड करने में नाकामयाब रहे, ठीक है। तो क्या ये सही है? तो ऑब्वियसली सही है, मैंने आपको बिकॉज लगा के भी बता दिया कि क्योंकि अगर जब तक हम मार्क्स की थ्योरी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, डिमोलिश नहीं करेंगे, तब तक उनकी जो खुद की थ्योरी है मैक्स वेबर की, उसको समझना मुश्किल होगा। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हमें कल्चर के फ्रेमवर्क के अंदर समझना चाहिए, ऐसा मैक्स वेबर बोलते हैं। तो सिर्फ हमें आंसर याद नहीं रखना, हमें ये दोनों चीजें भी याद रखनी है। दूसरा पॉइंट चाहे याद मत रखो, लेकिन ये याद रखो कि मैक्स वेबर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए क्या बोलते हैं। उसके अलावा आपको पता होगा कि जैसे जो कार्ल मार्क्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो कार्ल मार्क्स जो है वो बात करते हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस की और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, ओनरशिप नॉन ओनरशिप वाली। तो ये सारी उसकी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का पार्ट है। वेयरएज जो मैक्स वेबर है वो बोलते हैं कि जो रैशनल ब्यूरोक्रेसी है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर आपको पता है स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है, तो रैशनल ब्यूरोक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि क्लास स्ट्रगल नहीं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये वाला पॉइंट। अब एक और assertion रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से रिलेटेड, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है, उसमें बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हमें मदद करता है पॉलिटिक्स को समझने के लिए, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। कैसे मदद करता है? बिकॉज जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का जो गोल है वो क्या है, कंपीटिंग वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव इक्वालिटी को समझाना, समझाना भी और रिकंसाइल करना, मतलब साथ में समझना, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव इक्वालिटी अलग अलग नहीं है, ये रिकंसाइल करना, इनको साथ में लेकर समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनको साथ में लेकर समझेंगे तभी हम पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। तो ये देखो रीजन फिट बैठ रहा है, राइट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन। और इंस्टीट्यूशन अप्रोच क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुद से समझो, या अगर हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तब हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को और अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप पूरी फाउंडेशनल सीरीज अगर अच्छे से करते हो ना मेरे साथ प्रैक्टिस, कि यही नहीं कि सिर्फ अच्छा मैम आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो बताया नहीं, तो भाई आगे वाले क्वेश्चंस में तो बताऊंगी, जब अगले 2024 तक के क्वेश्चंस में, तब हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे अप्रोचेस क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और assertion रीजनिंग के भी आपको दोनों स्टेटमेंट्स भी साथ साथ याद रखने हैं। अब जैसे आपको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं पता क्या होता है, अब यहाँ पे आपको गोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पता चल गया कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मेन टारगेट क्या होता है। तो आपको दो बातें यहाँ से पता चली कि एक इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, दूसरा कलेक्टिव इक्वालिटी होता है। तो आपको क्या याद रखना है, और आंसर याद नहीं रखना, आपको ये रीजन याद रखना है कि क्यों होता है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो आपको सबको पता है कि पॉलिटिक्स में हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। और क्या कौन सी वैल्यूज को पढ़ते हैं, तो ये दो वैल्यूज को पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको, और जब हम समझेंगे तो इसके कुछ थिंकर्स आप याद कर सकते हो कि जैसे एरिस्टोटल हो गए, जो पुराने थिंकर्स में आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के। उसके अलावा जो नए थिंकर्स आपने काफी बार पेपर में देखे होंगे, जैसे जेम्स ब्राइस हैं, ठीक है, बेंटले हैं, हरॉल्ड लास्की हैं, उसके अलावा बैकहॉर्ट थे, बैकहॉर्ट मुझे याद आ रहे हैं। देन यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वॉल्टर की। तो ये सारे कुछ थिंकर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से बिलोंग करते हैं। और इसको मैंने आपको अगर याद होगा, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक पढ़ी थी हमने, पूरी की पूरी मैंने बुक पढ़ा रखी है, प्ले लिस्ट में जाके देखना, ज्यादा नहीं है, 7-8 वीडियोज है, ठीक है। डैनियल किरमानी की बुक है कंपैरेटिव की, तो वहां से आप देख सकते हो। उससे जून 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस काफी।
देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि जो डेविड ईस्टन है उन्होंने कौन सी सेंचुरी को एज ऑफ साइंटिफिक मेथड बोला है। अब आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो ये होगा मतलब जब हम बिहेवियरलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम नेचुरल साइंसेस की बात हो रही थी, उस टाइम उसी टाइम पे हिंट दे रही हूँ लिबरलिज्म भी आया था, सोशलिज्म भी उसी पीरियड में आया था। और उसके अलावा एक और चीज नियो लिबरलिज्म, नहीं नियो लिबरलिज्म तो 20वीं सेंचुरी का है, लिबरलिज्म था, सोशलिज्म था, कंजर्वेटिविज्म, हाँ कंजर्वेटिज्म उस टाइम पे आया था। तो कौन सी सेंचुरी थी सबसे इंपॉर्टेंट, वो थी हमारी 19वीं सेंचुरी। देन एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब सबने एरिस्टोटल का कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा एक बार पढ़ लेना अगर आप अभी बिगनर हो और अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी क्या क्या कैटेगरीज थी वो आपको बतानी है, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी, उसमें कौन सी कैटेगरी फॉलो हुई थी, इनमें से कौन कौन सी दो चीजें उन्होंने बात की थी। हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल, वेज एंड मीन्स ऑफ परपेचुएटिंग इन पावर, एक्सेप्टिंग द बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ प्लेटो द रिपब्लिक, टू इंश्योर रूल ऑफ मेजोरिटी। किसके बारे में बात की थी बताओ। चलो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ऐसे आपने पढ़ा होगा, एक तरफ वो परवर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं और एक तरफ गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं, राइट। तो जिसमें आपको मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई थी, एक मैप होता है और एक टोड होता है, ठीक है। तो मैप में हमारी आ गई यहाँ पे मोनार्की, और मोनार्की का अच्छा होगा टेरनी, ए से हो गया अरिस्टोक्रेसी, और ओ से हो गया ओलिगार्की, पी से हो गया पॉलिटी, डी से हो गया डेमोक्रेसी। तो ये ऐसे हो गया मैप और टोड, टॉडलर होते हैं ना टॉड, तो मैंने ऐसे याद किया था। तो इसके अब ये सारी जो चीजें हैं ये क्या दर्शा रही है, तो एक तरफ कौन क्या बता रहा है कि रूल कौन कर रहा है और उस रूल से बेनिफिट किसको हो रहा है, ठीक है। सो ये इसका होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑल्सो आपको याद रखना है कि इनको हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बोलते हैं एरिस्टोटल को, क्यों, क्योंकि उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था। सोचो उस टाइम पे 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा, और तब जाके उन्होंने ये जो 4 कैटेगरीज थी वो दी थी, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी किसको मानते हैं, ठीक है। चलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब ये क्वेश्चन जो है ये एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था, बताऊं क्यों। क्योंकि इसके आंसर दो थे, एक तो था श्रीलंका और दूसरा था फ्रांस। इन दोनों ही कंट्रीज में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो हम किसको मार्क करके आए, और वेयर जो जर्मनी और इटली है वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो इसके दो आंसर है, इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। तो ये याद रखना, फ्रांस और श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल है, जर्मनी और इटली में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब इस क्वेश्चन से हमें ये समझ आता है कि हमें एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जहाँ पे एक तरफ पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, एक तरफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, एक तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, मतलब जो मेन मेन कंट्रीज है, सारी नहीं, ऐसे तो पूरी इतने पूरे ग्लोब की कंट्रीज नहीं, जो मेन हर बार पेपर में आई हुई है। और वो कैसे पता चलेगा कौन कौन सी कंट्रीज पेपर में आई है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन 2024 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16, who challenged the established view that in Great Britain the Conservative Party was elitist। किसने बोला था कि ग्रेट ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो एलिटिस्ट है और लीडर डोमिनेटेड है, वाइल जो लेबर पार्टी है ना ग्रेट ब्रिटेन में, वो क्या है, एक वो बिलोंग, उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है इंटरनल डेमोक्रेसी। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के कोई थिंकर हो सकते हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच का डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। और इस जो एम, जो ये व्यू पॉइंट है ना लोगों का कि कंजर्वेटिव पार्टी एलिटिस्ट है और लेबर पार्टी सिर्फ इंटरनल डेमोक्रेसी के करेक्टरिस्टिक है, तो इस व्यू को वो चैलेंज करते हैं, बताते नहीं, इस व्यू को चैलेंज करते हैं कि तो जो तुम ये सोचते हो ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि सब सब ये बोलते हैं, तुमने तुमने भी इस व्यू में मान लिया है। तो कौन हो सकते हैं बताओ। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट मैकेंजी, कैनेडियन थिंकर है ये, और रॉबर्ट मैकेंजी ये स्टेटमेंट देते हैं, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं। बाकी हम बात करेंगे, ये इन दो थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, रॉबर्ट मिशेल ने क्या थ्योरी दी थी एलिट थ्योरी में, और मोसाई एस्ट्रोगम्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी। अब आपको इसकी थ्योरीज पढ़नी है तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपके मैंने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं थिंकर्स पे, जिसमें मैंने सीपी के सारे थिंकर्स कवर करा दिए हैं, देख सकते हो। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, इज अ वेरिएंट ऑफ, तो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म इसमें से कौन सा कीवर्ड को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, चलो मैं एक्सप्लेनेशन ही दूंगी ना तो आपको आंसर खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो एक देखो अथॉरिटेरियन रिजीम है, ठीक है, और अथॉरिटेरियन ये एक ऐसी अथॉरिटेरियन रिजीम होती है जहाँ पे कौन रूल करते हैं, एक अलायंस। अलायंस किस किस का होता है कि भाई जो कौन एक साथ मिलकर रूल कर रहे हैं, अलायंस मतलब जो लोग कुछ एक साथ मिलकर रूल कर रहे हैं। तो एक तरफ होते हैं मिलिट्री लीडर्स, ठीक है, प्लस और कौन कौन होता है इसके साथ, सिविलियंस, जो ऐसे अभी ऐसे सिविलियंस जिनके पास जो टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, ठीक है, वही ब्यूरोक्रेट वाले जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है। तो मिलिट्री लीडर्स होते हैं, सिविलियंस होते हैं, प्लस वहां पे होते हैं बिजनेस सेक्टर्स के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, डायरेक्टर्स लिख दिया, सॉरी सेक्टर्स,
ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है, मिलिट्री लीडर्स, सिविलियंस विद टेक्निकल एक्सपर्टीज और बिजनेस सेक्टर के लोग। तो ये तीन लोग मिलकर ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म चलाते हैं। अब बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 मिलिट्री रूल होता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म मिलिट्री रूल जैसा ही है। Which theory held that as societies develop they would become capitalist democracies। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की तरफ मतलब वो डिपेंड होती जाएगी या उसकी तरफ मूव करती जाएगी, कन्वर्जिंग अराउंड अ शेयर सेट ऑफ वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें हमें कैपिटलिज्म के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कौन सी थ्योरी है कि जैसे जैसे वो ग्रो होगी डेवलप होगी सोसाइटी, वहाँ पे कैपिटलिज्म आएगा, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बनेगी और उसी के शेयर सेट ऑफ वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे। सो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अब आपको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या होती है ये तो इस क्वेश्चन से पता चल गया, और इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कवर कराए हैं। इसके अलावा आपको ये तीन ऑप्शन भी पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच क्या होता है जो एलिमेंट और कोलमैन और एलिमेंट पावल ने दिया था, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या होती है और डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये आपको तीनों थ्योरीज और पढ़नी पड़ेंगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तब भी पढ़ लेंगे, और अपने लेवल पे भी अगर आपको अभी टाइम मिले नेक्स्ट वीडियो आने से पहले तो खुद पढ़ के रखना, थोड़े से नोट्स बना के रखना। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गई, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म में एक और चीज है, एक सेकंड इसको रब कर लूं। अब कितनी बार ये जो है ना ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म टर्म किसने कॉइन किया है वो भी आ सकता है। तो इसका आंसर है गिलमोरो ओ डेनियल। डोनाल्ड बोल सकते हो, डोनाल्ड ज्यादा बेटर है, डोनाल्ड। ठीक है, डोनाल्ड डक का आपने सुना होगा, मिकी माउस क्लब हाउस में डोनाल्ड डक था, तो डोनाल्ड डक ने ऐसा ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म टर्म कॉइन किया था, और इनकी बुक का नाम भी यही था, मॉडर्नाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम था मॉडर्नाइजेशन। राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, बस ऐसे देख लो, सुन लिया ना बस काफी है। चलो अब पढ़ते हैं 19th क्वेश्चन। जो लेजिटिमेशन क्राइसिस है, ठीक है, लेजिटिमेसी क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस वो किसने दिए थे? ये एक बुक है बेसिकली, इस बुक का नाम था लेजिटिमेशन क्राइसिस। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट भी है। और ये एक ऑल्टरनेटिव में दिया गया था किसकी, जो मैक्स वेबर का अप्रोच था ना लेजिटिमेट थ्योरी, लेजिटिमेसी थ्योरी या लेजिटिमेसी के बारे में जो मैक्स वेबर बात की थी, उनका अप्रोच था लेजिटिमेसी को लेकर, और हमने प्रीवियस जनवरी वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये जो इसका ऑल्टरनेटिव किसने दिया था? अब आपको हिंट दो कि एक ऐसा नाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 थिंकर में से, जिसका में से एक ऐसा नाम है जो फेमस आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, तो वो है जर्गन हैबरमास का नाम। जर्गन हैबरमास का नाम आपने सुना है, और एक ऑफे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि लेजिटिमेशन क्राइसिस जो है वो आए थे, हमारा आया था 1973 की बुक में है इनकी, और इसमें उन्होंने ये चीज एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच दिया था लेजिटिमेशन क्राइसिस। ठीक है, मैक्स वेबर की थ्योरी के अगेंस्ट। सो हैबरमास एंड ऑफे, तो उफ उफ मतलब बहुत हद ही हो गई, उफ हो गया कि लेजिटिमेशन क्राइसिस आ गए। जैसे कोई क्राइसिस आता है तो बोलते हैं ना आप उफ क्या कर दिया यार, इतने क्राइसिस हो गए, तो उफ उफ ऐसे करके याद रख लो, हो जाएगा याद। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्राइसिस भाई आए कहाँ पे हैं। तो ये क्राइसिस की बात हो रही है यहाँ पे, ये कौन सी था, लिबरल डेमोक्रेसी था। तो लिबरल डेमोक्रेसीज में ये क्राइसिस आए हुए हैं, और उन्होंने ऐसा बोला कि लिबरल डेमोक्रेसी में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि अगर जब क्राइसिस आते हैं ना तो जो स्टेबिलिटी होती है ना किसी भी की, ठीक है, जो गवर्नेंस जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती, इन क्राइसिस की वजह से गवर्नेंस की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। लिबरल डेमोक्रेसीज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया है क्राइसिस लिबरल डेमोक्रेसी में, और इससे क्या होता है कि हम उस जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है या जो वहाँ का सिस्टम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब क्राइसिस किसी दो लोगों के बीच में होंगे, वर्सेस में होंगे दो, तो अब ये किसके बीच में हुए हैं क्राइसिस? तो यहाँ पे बात करते हैं, एक तरफ वो बोलते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को आप एक तरीके से मान लो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बेसिकली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो जब इन दोनों के बीच में क्राइसिस होते हैं लिबरल डेमोक्रेसीज में, तब जो हमारी सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है, और ये इसके मैक्स वेबर के कॉन्टेक्स्ट में था। ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, इसका आंसर भी हमको याद रखना है, और साथ ही साथ लेजिटिमेसी क्राइसिस दिए किसने थे उनका याद रखना है, मैक्स वेबर ने भी लेजिटिमेसी का अप्रोच दिया ये भी याद रखना है। तो यहाँ से 3 4 क्वेश्चन हमारे बन गए। एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया कि लेजिटिमेसी का अप्रोच किसने दिया, तो मैक्स वेबर ने दिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ये डेफिनेशन है रेवोल्यूशन की डेफिनेशन, जिसमें वो बोल रहे हैं इनमें से एक चारों थिंकर में से एक ऐसा थिंकर है जो बोलता है कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है एकदम सडन चेंज लाना। ठीक है, और क्या करना सडन चेंज से, एक जो टेरिटोरियल पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो उसको ऐसे ओवरथ्रो करना कि दूसरी टेरिटोरियल पॉलिटिकल आइडेंटिटी आ जाए।
तो मतलब ये बहुत मतलब टफ इंग्लिश दे रखी है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैंने आपको पूरा पढ़ने से अच्छा इसका क्रक्स क्या है इस क्वेश्चन का वो आपको मैंने बता दिया कि रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, सडन चेंज लाना और सब्सटीट्यूट कर देना जो एक ऑलरेडी टेरिटरी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। टेरिटरी इन द सेंस एक कल्चर पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो की सरकार है बेसिकली वो एग्जिस्ट कर रही है, और इसमें हम एक ऐसे सडन ओवरथ्रो लेकर आएंगे, सडन रेवोल्यूशन करेंगे कि वो सरकार जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगी बाय अनदर, और दूसरी सरकार वहां पे या दूसरी टेरिटरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये रेवोल्यूशन का ये जो डेफिनेशन है वो किसने दिया है, तो एक दिया है डेफिनेशन क्रेन ब्रिंटन ने, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि एक क्रेन आई, बड़ी सी क्रेन आई, और क्योंकि बहुत सारा मलबा था और हमें उस मलबे को ना धीरे धीरे नहीं सडनली हटाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहा था, कोई मर रहा था, तो सडनली अगर हमें कोई चीज इतना बड़ा मलबा उसको हटाना है तो सडनली हटाना है, अचानक से हटाना है और रेवोल्यूशन करके लाना है, तो क्रेन ब्रिंटन, क्रेन उठाई, क्रेन ही उठा सकता है ना इतना सारा एक साथ, तो क्रेन ब्रिंटन ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आप भी सोच रहे होगे कैसे कैसे याद कराती रहती हूँ, कोई बात नहीं, आपको ऐसे याद नहीं होता तो क्रेन ब्रिंटन ऐसे याद रख लेते, वैसे याद रखो। पूना पैक्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, स्वराज पार्टी, कॉमनवेल्थ अवार्ड और नेहरू रिपोर्ट, इस सबको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी सॉरी स्वराज पार्टी आएगी सबसे पहले, जो कि आई थी आई गेस 1923 में आई थी, हाँ। और ये डिसॉल्व 1935 में हो गई थी, मोतीलाल नेहरू लेकर आए थे ये पार्टी, और एक और थिंकर थे चित्तरंजन दास, ठीक है। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है हमारी, जो कि आती है 1928 में। फिर कॉमनवेल्थ अवार्ड आते हैं जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है मुस्लिम सिख वगैरह को, तो ये आते हैं हमारा 16 अगस्त 1932। फिर होता है उसी के बाद मतलब पूना पैक्ट भी 1932 में होता है, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है हमारी, ये भी हमारी 32 में, ठीक है। ये बल्कि नवंबर दिसंबर में हुई थी, सबसे लास्ट में हुई थी, तो लास्ट के महीनों में हुई थी, तो ये वाला इसलिए, तो ऑप्शन 2 हो गया सही आंसर। फिर कैबिनेट मिशन के बारे में ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज और ग्रुप्स द कैबिनेट मिशन डिड नॉट रिकॉग्नाइज, तो कौन सी पार्टी को कैबिनेट मिशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि ऐसी भी कोई पार्टी होगी। तो पहले तो ये बताओ कैबिनेट मिशन आया क्यों था और कब आया था, तो आपको पता है 1946 में आया था, ठीक है। और क्यों, ताकि हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, उसके लिए हमें मंजूरी देने के लिए, ये भी आपको पता है। इसमें जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जिनका नाम बहुत बार पूछा गया है इस पेपर में भी और बाकी बहुत सारे पेपर्स में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कौन 3 थे वो, जिन जो इंग्लैंड का जो कैबिनेट मिशन था, इंग्लैंड के 3 थिंकर्स थे, एक तो थे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी थे ये। फिर उसके बाद थे क्रिप्स, क्रिप्स मिशन जैसे आपको याद होगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, BOT, क्रिप्स ये सेक्रेटरी थे, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे क्रिप्स उस टाइम पे, तो ये 2 हो गए। और तीसरा कौन था, अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये 3 थे जिनको हम AD अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। तो अब बता कौन नहीं था, तो ये था सिख, तो मुस्लिम लीग को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई ये पार्टी है। कांग्रेस तो ऑब्वियसली थी, अब बात रही सिख और प्रिंस गिल्ड के बीच में, तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैंने बता दिया सिखों के लिए उन्होंने कोई ऐसा अलग से पार्टी या ग्रुप रिकॉग्नाइज नहीं किया था। प्रिंसेस के क्योंकि वहां पे पिछले स्टेट्स थे, तो प्रिंसेस का गिल्ड तो इन्होंने रिकॉग्नाइज वो करेंगे ही करेंगे। तो ये 3 था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तो ये गलत हो गया, मतलब इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर इसमें एक अच्छी बात बताऊं तो क्या हुआ था इन्होंने, मतलब ना 3 वीक लगे थे, डिस्कशन वगैरह हुई कि इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने डिस्कस किया, कोई आखिरी में सॉल्यूशन नहीं निकला, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ, 16 मई को 1946 में ही उन्होंने खुद की रिकमेंडेशन दी थी कैबिनेट मिशन ने, इन तीनों ने मिलकर कि अपन इनसे तो हो नहीं पाएगा, इनसे ना हो पाएगा, हम ही कर देते हैं, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट मिशन ने दे दी थी। देखिए छोटा सा एक बोनस सा फैक्ट था जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं था, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने बता दिया, ठीक है। हम तीनों का नाम याद रखना है, क्या क्या हुआ, किस चीज के लिए आई, कब आई, ये बता दिया, बस इससे ज्यादा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं, हम कम से कम बहुत सारे 15 16 17 बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बताना है इसमें से क्या कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और बताओ, चलो देख लो थोड़ी देर क्वेश्चन। राइट टू शेल्टर आता है, राइट टू गुड रोड्स आता है कि नहीं, राइट टू रेपुटेशन आता है कि, और राइट टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, ABCD चारों ही सही है। और आपको इसी क्वेश्चन से आपको जितने भी राइट आर्टिकल 21 के अंदर जितने भी सब आर्टिकल्स हैं, सब थीम्स है, जैसे राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हैंड कफिंग, बहुत सारी ये चीजें हैं। प्योर ड्रिंकिंग आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, RTI BC के अंदर आता है, राइट।
तो आपको वो एक बारी एक पेज पे लिख लो, मैंने तो लिखी हुई है अपनी कॉपी में, नोटबुक में, आपको भी लिख लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, गूगल सर्च करके सारी लिख लो एक जगह। सिर्फ एक बारी पढ़ भी जाओगे ना तो आपको कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, ऐसे करके। Then question 24, which of the following cases reflect on the elements of basic structure of Indian Constitution? इनमें से कौन सा चार केसेस में से कौन से ऐसे केस है जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं? ऑब्वियसली केशवानंद भारती करता है, बाकी तीन आपको बताने हैं। तो ये चारों ही सही है, ये चारों ही केस बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। अब इन चारों केस की सिर्फ एक एक थीम याद कर लेना कि मिनरवा में केस में क्या मेन थीम थी, एसपी गुप्ता केस में क्या था, केशवानंद भारती केस में क्या था, इंदिरा गांधी वर्सेस ट्रांसपेरेंट केस का बेसिक मुद्दा क्या था और उसका बेसिक रिकमेंडेशन, फिर जो जजमेंट आई वो क्या आई, बस इतना याद रख लेना। बाकी आपको अगले क्वेश्चंस में ही पता चलेगा अभी इसका एक्सप्लेनेशन, तभी इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका ईयर पता होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज 1989। Then which of the following state has a seat reserved on the basis of religion in the legislative assembly? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको सीट हमने दिया रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, कौन सी स्टेट है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम को रिलीजन के बेसिस पे सीट मिली है लेजिस्लेटिव असेंबली में। नॉट करेक्टली मैच, नॉट, ठीक है। सो सामने सामने लिखा हुआ है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में सामने सामने लिखा हुआ है, बताना कि इनमें से क्या गलत मैच किया हुआ है। So the correct answer for this question is first rolling plan. रोलिंग प्लान कौन लाया था फिर, अगर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट नहीं लाई थी तो लाई थी हमारी जनता गवर्नमेंट, ठीक है, ये याद रखना है। अभी हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम कौन लाया था। करेक्ट आंसर पता चल गया, अब बाकी तीन ऑप्शन भी तो याद रखने हैं। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी, किसके टाइम पे लाई थी वो बताना है। सो वो थी हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी लेकर आई थी, सबको पता है 1975 में, जिसमें हमारे सोशल इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ये पॉइंट्स लेकर आए थे, ताकि हम अपनी पॉवर्टी जो थी उस टाइम पे, इलिटरेसी थी, इन्फ्लेशन, इतना महंगाई इतना बढ़ गया था, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स लेकर आए हुए थे। तो आप एक बार रीड कर सकते हो 20 के 20 पॉइंट्स, एक बार बस नजर मार लो, थोड़ा सा भी याद रहेगा तो अच्छी बात है। देन नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कमीशन किसकी गवर्नमेंट थी तब आई थी, तो ये कमीशन आई थी एनडीए सरकार के अंदर। और जो नरेगा प्लान था ये ला कर आया था यूपीए सरकार के अंदर, यूपीए 1, ठीक है, यूपीए 1 ये भी याद रखना है, 1 2 3 ये भी आ जाता है पेपर में कंफ्यूज करने के लिए। तो यूपीए 1 और ये एनडीए 1, नेशनल कमीशन ऑन द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पढ़ लेते हैं रोलिंग प्लान होता क्या है। सो क्या हुआ था, इसको यहाँ पे पहले तो जनता गवर्नमेंट लिख लेते हैं दोबारा से। अब जनता गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, 5th 5 ईयर प्लान शुरू होने वाला था, 5th 5 ईयर प्लान ऐसे लिख देती हूँ। तो ये आने वाला था 1977 1978 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी जब। तो इन्होंने क्या किया, 5th 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया और उसकी जगह अपना खुद का 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया। 5 ईयर प्लान ऐसे लिख देते हैं ना, ये सही रहेगा 5FP। तो 6 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया किस कौन से पीरियड के लिए, 1978 से लेकर 83 तक के लिए। और उन्होंने ये बोला कि इसको हम क्या बोलेंगे, इस 6 5 ईयर प्लान के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको रोलिंग प्लान बोलेंगे। रोलिंग प्लान का मतलब क्या, कि अब से हर साल एक नया प्लान बनेगा, जिसमें पुराने साल की जो परफॉर्मेंस है पहले उसको एसेस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि क्या कमियां हुई, कितना टारगेट कंप्लीट हुआ, और फिर उसको ध्यान में रखते हुए दूसरा प्लान बनाया जाएगा हर साल, ठीक है। पहले तो हर 5 साल में होता था, अब उन्होंने 6 5 ईयर प्लान से अब हर साल एक नया प्लान बनेगा। और इसमें उन्होंने रोलिंग प्लान के अंदर 3 तरीके के प्लान बताए, 3 काइंड्स ऑफ प्लान बोल सकते हैं। तो जो पहला प्लान होगा वो होगा हमारे करंट ईयर का, ठीक है। करंट ईयर का ऐसा प्लान होगा जो कि जिससे किससे रिलेटेड, एनुअल बजट से, ठीक है। तो हर साल पूरे साल का बजट होगा उसमें, ठीक है। रूलिंग प्लान के अंदर ही 3 प्लान और है। तो करंट ईयर का प्लान होगा जिसमें एनुअल बजट होगा। सेकंड प्लान जो होगा फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होगा, ठीक है, एक नंबर ऑफ ईयर्स हम फिक्स कर देंगे, चाहे फिर वो 3 साल 4 साल या 5 साल, ऐसे वो उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। तो ऐसे एक नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स कर देंगे। और फिर ये जो सेकंड प्लान है वो अपने इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है, कि जैसे 3 साल हो गए, 3 साल के बाद अब क्या क्राइटेरिया हमें ध्यान में रख के इसके आगे क्या काम करना है, तो एक फिक्स कर देंगे उसके बाद। और जो थर्ड होगा, थर्ड को हम जो थर्ड काइंड है रोलिंग प्लान के अंदर वो होगा हमारा पर्सपेक्टिव प्लान। ये प्लान का भी नाम आपने सुना होगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें सॉल्व हो रही है,
सो बेसिकली जो पर्सपेक्टिव प्लान है ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है, ठीक है। और जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया फिक्स्ड वाला, वो शॉर्ट टर्म के लिए था। लॉन्ग टर्म यानी कि 10, 15 या 20 साल के लिए ये प्लान बनाएंगे। और इसको रोलिंग प्लान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर बार रोल होता जा रहा है कि पहले एक पीरियड खत्म हुआ, फिर रोल होके फिर दूसरा। और सबसे बड़ी बात, जनता गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि रोलिंग प्लान में ना कोई फिक्स डेट नहीं होगी, ठीक है। सेकंड काइंड अलग है कि 3, 4 साल उसमें फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरा प्लान एक साथ कब खत्म होगा उसकी कोई स्टार्टिंग डेट फिक्स नहीं होगी। और इवन जो एंड डेट है वो भी फिक्स्ड नहीं होगी कि कब खत्म होगा कब शुरू होगा। इस रोलिंग प्लान का कोई फिक्स डेट नहीं होगा, ठीक है। सो ये था हमारा रोलिंग प्लान। एंड देन हम बात करते हैं क्वेश्चन 28। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन का इनमें से कौन मेंबर नहीं है, ठीक है, ये बताना है। चलो, अब इसका एक हिंट बता देती हूँ कि सरकार चलाने के लिए जो है वो भगवान तो जमीन पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं भगवान की बात कर रही हूँ तो किसकी बात कर रही होंगी, सोचो सोचो। तो देखो, सरकारिया है तो ऑब्वियसली सरकारिया कमीशन के चेयरमैन ही मिस्टर जस्टिस जे आर एस सरकारिया थे, तो ये तो मेंबर होंगे। देन डॉक्टर एस आर सेन है, सेन साहब भी मेंबर हैं। अब रामाकृष्णा, तो एक तो राम जी आ गए और एक कृष्ण जी आ गए, ठीक है। तो ये इसका पार्ट नहीं थे। तो राम जी और कृष्ण जी सरकार बनाने में उनका कोई योगदान नहीं था। वो कहते हैं हम पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, भगवान है तो ठीक है, हम इसका पार्ट नहीं है। तो ऐसे मैंने आपको याद करा दिया। प्लस शिव रमन, शिव रमन थे, ठीक है। तो ये भी भगवान का नाम है वैसे तो, लेकिन मैंने आपको बता दिया राम और कृष्ण नहीं थे, शिव रमन थे। तो शिव जी तो थे लेकिन राम और कृष्ण नहीं थे। तो शिव रमन सरकारी और असरसेन ये सरकारी कमीशन के मेंबर हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस मैंने आपको 2 मिनट की वीडियो में याद कराए हुए हैं। 2 मिनट तो आप निकाल के उसको याद कर सकते हो, वो भी ट्रिक के साथ कहानी कि राजा जी आनंदित हुए, फिर उन्होंने सरकार बनाई, फिर वो वेस्ट बंगाल गए, फिर उन्होंने पंछी पाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज हैज बिकम 3 मेंबर बॉडी। अच्छा, जो जो मैं बता रही हूँ ना कि मैंने ये बनाया, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको दिख जाएगा। और अगर नहीं है, नहीं मिले फिर भी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर बॉडी कौन से साल में बनाया गया था? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1993। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन से आगे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार। तो 1950 तक क्या होता था ना, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करते थे, सिर्फ एक ही मेंबर होता था इलेक्शन कमीशन में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 3 मेंबर बॉडी मतलब एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर और होंगे। तो ये जो 2 चीजें और ऐड की गई ना, मतलब 3 मेंबर बॉडी बनी, ये 1993 में बनी थी। और एक इलेक्शन कमीशन रूल आया था 1992 का, उसके तहत ये 3 मेंबर बॉडी बनाई गई थी। और पहले बीच में ये भी हुआ था कि 1989 में ये चीज डाल दी गई थी कि 2 इलेक्शन कमिश्नर और होंगे। लेकिन फिर हम 1993 क्यों बोल रहे हैं जब 1989 में डाल दिया था? अब आप देखो, ऑप्शन 1 भी इन्होंने ऐसा बना दिया कि बच्चा इसमें और इसमें आराम से कंफ्यूज हो ही जाएगा। तो 1989 में ये प्रोसीजर आया था। और उस टाइम पे भी 2 इलेक्शन कमिश्नर को ऐड किया गया था, लेकिन वो सिर्फ 1990 तक ही रह पाए, मतलब मुश्किल से उनका 1 साल का टेन्योर था। सरकार ने बोल दिया था कि चलो इन दोनों को हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प के लिए रख लेते हैं, बस 1 साल का टेन्योर होगा इनका। और 1990 में वो बेचारे फिर दोनों हट गए थे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ऑफिशियली 3 मेंबर बॉडी 1993 में बना था, जब एक रूल पास हुआ 1992 में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन रूल 1992, ठीक है, उसके बाद ये चीज हुई थी। तो इसका 1993 आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30 क्रोनोलॉजी में लगाना है। और तेभागा, चंपारण, सिंगूर और बारदोली, ये मैंने आपको जनवरी का सेम क्वेश्चन याद कराया था, वो भी ट्रिक के साथ। जनवरी 2017 में भी हमने सेम क्वेश्चन किया था कि वो भागा भागा और क्यों भागा और कहाँ से भागा, ऐसे करके। तो सबसे पहले हमने याद किया था कि चंपारण है, ठीक है। तो चंपारण कहाँ गया? बी, 1 या 2 में से आंसर होगा। फिर चंपारण के बाद वो कहाँ गए थे? मैंने आपको बताया था कि बार, वो बार में गए थे। बार में उन्होंने बहुत दारू पी ली और रेड पड़ गई वहां पे, बारदोली। तो पहले होगा फिर बारदोली, बारदोली से वो भागे, जब रेड पड़ेगी तो भागना ही पड़ेगा ना, तो बार से भागे, भागे 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 और भागते भागते ना वो गाना गा रहे थे, तो सिंगूर, तो सिंग कर रहे थे, सिंगिंग। तो ते भागा, फिर सिंगूर, तो बारदोली, वो सबसे पहले चंपारण। तो चंपारण आपको पहले याद रखना है। फिर चंपा, चंपा से मिलने वो बाहर गए, और बाहर से वो भागे भागे भागे, रेड पड़ी और फिर गाना गाने लग गए, ठीक है। पिया हुआ बंदा तो गाना गाते ही है, ऐसे करके। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। देन which of the following approaches is the precursor of the ecological approach? इनमें से ऐसा कौन सा अप्रोच है जो जस्ट इकोलॉजिकल अप्रोच से पहले आया था? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिस्टम अप्रोच, ठीक है, डेविड ईस्टन वाला। और फिर अब पढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग, क्लासिकल थ्योरी, एल्टन मेयो, हेनरी फ्योली, सब आपको देखना है। और मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ओके, ये हो गया 4 ऑप्शन आपके सामने, और ये थोड़ा सा देख लो पॉज करके, करेक्ट आंसर बताओ।
सो एक भी पता है तो आप पता लगा लोगे ऑब्वियसली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, क्लासिकल थ्योरी। आपको पता है हेनरी फ्योल की है, सबसे पुरानी थिंकर है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन म्यू की है, ठीक है, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसकी है, हर्बर्ट साइमन की। और पब्लिक चॉइस थ्योरी है हमारे विंसेंट, विंसेंट है इनका पूरा नाम, विंसेंट ऑस्ट्रॉम की। ठीक है, सो ये याद रखना, अगर आपको याद नहीं था तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बस इनमें से मेरे को नहीं लगता आपने विंसेंट ऑस्ट्रॉम का नहीं पता होगा कुछ लोगों को। बाकी तीन तो फेमस है, आप सबको पता ही होगा, और एक भी पता होता तो ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमें 2017 का पेपर मिलेगा दोबारा से, नहीं ना, और ये सेम तो ऐसा होगा नहीं। तो हो सकता है कभी इधर उधर दे रखा हो, और कभी ये थिंकर है कभी ये नहीं है। तो चारों ही याद रखने हैं, और चारों ही ऑप्शन भी याद रखने हैं। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेशन के नहीं देख सकते कि हाँ एलिमिनेशन कर लेते, तो हम टाइम मशीन में पीछे नहीं जा सकते ना, डोरेमोन तो है नहीं हमारे पास। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्पेसिफाइड 6 क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर। और एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर की उन्होंने 6 क्वालिटीज बताई है, कौन सा थिंकर है ऐसा। इजी क्वेश्चन है, फिजिकल, मेंटल, मोरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये बोला है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये 6 की 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेनरी फ्योल। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता तो पहले ये याद रखो कि 6 क्वालिटीज हेनरी फ्योल ने दी थी, और फिर उसके बाद ये याद रखो कि कौन कौन सी क्वालिटीज उन्होंने दी थी। तो वो 6 की क्वालिटीज भी याद होनी चाहिए, ऑड वन आउट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो फिजिकल, ऑब्वियसली आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखो, अगर आपको आगे चल के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज देखी जाएगी, या अगर आप किसी को अपॉइंट करोगे तो क्या क्वालिटीज देखोगे। पहले उसका फिजिकल फिटनेस देखोगे, फिजिकली फिट है, ट्रेनिंग कर सकता है नहीं कर सकता, मेंटली फिट है, मोरल मोरल है कि नहीं, जनरल एजुकेशन जो उसको जीएस हम पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, तो जनरल एजुकेशन है कि नहीं, स्पेशल नॉलेज भी कुछ होनी चाहिए, जैसे मास्टर्स हो गया हमारा पॉलिटिकल साइंस में, बीए ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स। ठीक है, स्पेशल नॉलेज किसी से रिलेटेड, देन उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। तो ये सारे आप कॉमन लाइफ में भी देखते हो, आपके जॉब में भी ये चीजें पूछी जाती हैं, और यही 6 क्वालिटीज उन्होंने भी बताई थी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलरी एजेंसी। सो देखो, तीन तरीके की एक एजेंसीज होती है। एक तो ऑक्सिलरी एजेंसी होती है, आपको पता ही है, यहाँ लिखा भी हुआ है। एक होती है हमारी स्टाफ एजेंसी, और एक होती है हमारी लाइन एजेंसी। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो स्टाफ एजेंसी और ऑक्सिलरी एजेंसी को एक जैसा ही मानते हैं। और जिनमें से एक जो थिंकर है हमारे पेपर में कितनी बार आए, एक दो बार आए हुए हैं, जिनका नाम है पिफनर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि जो पिफनर थे उन्होंने ऑक्सिलरी एजेंसी और स्टाफ एजेंसी को सेम माना था, और लाइन एजेंसी अलग होती है, वो तो ठीक है। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है पीडब्ल्यूडी वाले लंदन जी। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर सॉरी, पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक ऑक्सिलरी एजेंसी है। सो बेसिकली ऑक्सिलरी एजेंसी होती क्या है। ऑक्सिलरी एजेंसी मतलब है कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, या ऐसी कुछ मतलब एजेंसी में कुछ ऐसे ऑफिसर्स या यूनिट्स होते हैं जो कि कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह। जैसे जो फंक्शन कॉमन, जो कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे बाकी डिपार्टमेंट करते हैं, ये भी परफॉर्म करते हैं। पर ये अलग कैसे है, क्योंकि ये इंसिडेंटल होते हैं नेचर में। जब इनकी जरूरत पड़ती है तभी इनका काम होता है, वरना ये इनएक्टिव रहते हैं ज्यादातर टाइम के लिए। ठीक है, तो इंसिडेंट होते हैं नेचर में, और ये कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की तरह, उनको ऑक्सिलरी बोलते हैं। और स्टाफ में हमारा तीन तरीके के स्टाफ आ जाते हैं। ऑक्सिलरी स्टाफ तो इसी का पार्ट होता है, स्टाफ एजेंसी का पार्ट ही वैसे ऑक्सिलरी एजेंसी है, पर कुछ लोग इसको अलग मानते हैं, कुछ लोग एक ही मानते हैं। तो स्टाफ एजेंसी के अंदर ही ऑक्सिलरी स्टाफ भी आता है, टेक्निकल स्टाफ भी आता है। टेक्निकल स्टाफ मतलब जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, कोई एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, एंड देन फिर एक जनरल स्टाफ आता है जिसको भाई सब कुछ आता है, ऐसे जनरली जो काम करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एडवाइस करना, वो जनरल स्टाफ का काम होता है। तो ये हो गया। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ऐसी कौन सी ब्यूरोक्रेसी होती है जो कि बायस होती है टुवर्ड्स पार्टी इंटरेस्ट। बायस टुवर्ड्स पार्टी इंटरेस्ट का मतलब क्या, कि जो एक बार इलेक्शन जीत गई ना, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के लिए ही काम करेगी, क्योंकि उस पार्टी के सपोर्ट से ही वो जीते हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए काम करेगी। और इसका एक हिंट देती हूँ, इसको हम स्पॉइल सिस्टम भी बोलते हैं। और ये जो इस तरीके की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो मेरिट सिस्टम के एकदम विपरीत होती है। तो मेरिट सिस्टम के एकदम उल्टा, मेरिट ब्यूरोक्रेसी के उल्टा, और इसको स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं। तो कौन सी होगी बताओ। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब याद रखना, अगर जिसको नहीं पता पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी क्या है, जो मैंने अभी समझाया। और इसको स्पॉइल सिस्टम भी इसलिए बोलते हैं। और ये जो टर्म है बेसिकली यूएसए में आया था सबसे पहले, जो स्पॉइल सिस्टम या पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी जैसी जो टर्म्स है वो हमें देखने को मिली थी। और फिर उसके इसी सिस्टम को खत्म करने के लिए एक एक्ट ले आया गया था यूएसए में, पेडलेटन एक्ट का। पेडलेटन एक्ट है 1883 का। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू फिर इस सिस्टम को खत्म किया गया था, कि कितने कि सारा काम तो वो जनता की जगह पॉलिटिकल पार्टी के लिए फेवर में ही कर रही है। उन्होंने कोई मर्डर भी कर दिया तो वो उनको बचा लेंगे, ऐसा। फिर आरटीआई एक्ट आ गया। आरटीआई एक्ट जो है, इसको एक सेकेंड हटाते हैं।
तो थोड़ा क्लीन लगे ना, अच्छा लगता है देखने में। सो इनमें से क्या आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता? मतलब हम इनमें से ऐसे कौन सी एजेंसी है जिसके ऊपर हम आरटीआई एक्ट नहीं लगा सकते, या इसको हम नहीं बोल सकते कि हमें इस पर आरटीआई फाइल करनी है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे? तो कौन सी होगी, आप खुद सोच के देखो, अगर कॉमन सेंस भी लगाओ तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक तो सीबीआई। क्या आप सीबीआई का जो काम चल रहा है, उनको कोई इंटरनल मैटर पे काम चल रहा है, सिक्योरिटी इशू है, उसको आप जाके बोलोगे कि नहीं मैं तो आरटीआई फाइल कर रहा हूँ, मेरे को जानना है कि क्या काम कर रही है सीबीआई? तो नहीं कर सकते ना, वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। तो ए ऑप्शन, यहाँ पे आरटीआई एक्ट एक्सक्लूडेड है, सीबीआई के लिए नहीं। रॉ भी इतना यार, कितना डिफेंस का काम, ठीक है, तो ये भी नहीं। सीआरपीएफ, कोई मिशन चल रहा है, एक सीक्रेट मिशन है और आपने पता कर लिया और फिर उस मिशन में कोई गड़बड़ हो गई, तो ये भी नहीं होगा। पीएमओ, हाँ पीएमओ में तो आरटीआई फाइल कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, ठीक है, तो वो तो आपके लिए अकाउंटेबल भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, आपके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो आप उस पर कर सकते हो। तो डी तो होगा, डी नहीं होगा, मतलब डी तो है, तो एक्सक्लूडेड पूछा है, तो ए बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ऑप्शन 3 एबीसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि इन तीनों के अगेंस्ट हम आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटीज रिकमेंडेड दैट द फाइनेंशियल ईयर शुड बी फ्रॉम 1 जनवरी टू दिसंबर 31? इनमें से किसने बोला था कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी तक चलेगा? अभी तो आपको पता है कि जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 मई को शुरू होता है, और 30 अप्रैल, अगले साल का जो 30 अप्रैल है वहां तक खत्म होता है। तो मई में शुरू होगा, 30 अप्रैल के बाद क्या आती है, 1 मई आती है ना, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो 1 मई से शुरू होता है और अगले साल 30 अप्रैल तक वो ईयर चलता है। और ये कब शुरू हुआ था हमारा, 1867 में ये शुरू हुआ था। लेकिन 1867 से पहले क्या होता था ना, फाइनेंशियल ईयर जो होता था हमारा 1 जनवरी से 31 जनवरी, 31 दिसंबर तक होता था। आपको बताना है कि कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारी एल के झा कमेटी। तो झा सामने बोला था कि भाई 1 जनवरी से 31 जनवरी तक रखते हैं, इजी रहेगा याद रखना, कौन अप्रैल में याद रखे। ऐसा उन्होंने बोला था। तो यहाँ पे आई गेस 1967 है, गलती से मैंने 1867 हो गया, तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी वरना। तो 1967, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी वो आई थी हमारी 1979-80 में, एलकेजा कमेटी आती है, तब ये रिकमेंडेशन लेकर आई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन 38, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रेयर्स फ्यूचर रिक्रूट्स फॉर द पब्लिक सर्विस? किस ट्रेनिंग से हम पब्लिक सर्विस जो सर्वेंट्स है उनको ट्रेनिंग देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्री एंट्री ट्रेनिंग। तो प्री एंट्री ट्रेनिंग दी जाती है, बस इतना याद रखना, ज्यादा है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? पहले तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो सीवीसी है वो 1964 में आई थी। उसका किस चीज के लिए बनाई गई थी, करप्शन के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गई, ये कुछ अच्छी बातें। अब ऑप्शन पढ़ते हैं और ये ऑप्शन हमें याद भी रखने हैं। तो सांथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे सीवीसी बनाई जाती है करप्शन के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। पहला फैक्ट हमें ये याद रखना है कि सीवीसी कौन सी कमेटी के तहत बनी, कब बनी और उसका मेन मुद्दा क्या था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ये सही हो गया। Second option, it is a statutory body, तो yes it is a statutory body. Then multi member commission है, yes, and it exercises superintendence over the working of the CBI. तो सोचो सीवीसी जो है वो सीबीआई से भी बड़ा है भाई, सीबीआई उसके अंडर आती है, इसमें सारा वो सुपरवाइज करती है सीवीसी उसको। तो ये भी सही हो गया। तो ये आपको चारों ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये भी याद रखना कि मल्टी मेंबर कमीशन है, दूसरा याद रखना स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांथानाम कमेटी और सीबीआई से भी ऊपर है सीवीसी, ठीक है। करप्शन का मुद्दा तो भाई सीबीआई से भी ऊपर है ऐसे। और ए ये कह रही हूँ, सॉरी, असर्शन और रीजनिंग, द खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। अगर हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी खर्चा करना है तो हमें पार्लियामेंट से वोटिंग की जरूरत नहीं है। इट इज इन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेटरी पेमेंट। और क्योंकि ये जो पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से की जाती है तो ऑब्लिगेटरी है, मतलब ये तो करनी ही करनी है, इसमें वोट वोट जैसा क्या है। ये हो गया हमारा सही आंसर, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 ए एंड आर। ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज इसमें क्या बोला है कि इसमें पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी पेमेंट है, तो बिकॉज लगाया और हमारा आंसर निकल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेम थ्योरी यूटिलाइजेस टू एनालाइज स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन अमंग डिसीजन मेकर? ये हमारा है गेम थ्योरी से रिलेटेड। तो बेसिकली गेम थ्योरी से रिलेटेड दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो वो क्या है, एक बंदे के पास क्या होना चाहिए कि वो एक स्ट्रैटेजी बना पाए, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो उसके पास एक तो अच्छा लॉजिक होना चाहिए और रैशनैलिटी होनी चाहिए। मैथ से थोड़ी लेना देना है कुछ गेम में। तो ऑप्शन 3, लॉजिक एंड रैशनैलिटी, ठीक है। देन वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एमटीसीआर। तो एमटीसीआर के बारे में कुछ 4 स्टेटमेंट्स हैं।
तो क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये पता करते हैं भाई एमटीसीआर है क्या। तो एमटीसीआर का पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, अब ये है क्या, ये एक मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। कौन सा किस चीज का एक्सपोर्ट ये कंट्रोल कर रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक्सपोर्ट कंट्रोल करती हैं मिसाइल का, ऑब्वियसली इसके नाम में ही मिसाइल आ रहा है ना, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गई, एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी हो गई, एरियल मतलब जो एरियल बम्बार्डमेंट्स होती है हवा में से जो किया जाता है वो अटैक, वो वाला। ठीक है, तो इन सब के जो इनके लिए जो ये वेपन्स बनाए जाते हैं इन सब चीजों के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये है। और ये अप्रैल 1987 में एमटीसीआर की शुरुआत की थी G7 कंट्रीज ने। G7 कंट्रीज आपको पता है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। ठीक है, तो ये G7 कंट्रीज होती हैं, तो इन्होंने ये बनाई थी। तो हो गई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब याद करते हैं, इसके ऑप्शन देख लो। चाइना एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, इंडिया एमटीसीआर का मेंबर है। ये रिस्ट्रिक्ट करता है कंप्लीट रॉकेट सिस्टम को, और पाकिस्तान एमटीसीआर का मेंबर है। तो क्या सही है? ठीक है, करेक्ट आंसर पूछा है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एबीसी। एबीसी क्यों? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एमटीसीआर के मेंबर नहीं है, पर इंडिया मेंबर है। देखो, इंडिया के दो दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है ही नहीं, पर इंडिया देखो हाँ मेंबर तो है एमटीसीआर का ये। फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान मेंबर है, बल्कि पाकिस्तान मेंबर नहीं है, तो डी गलत हो गया और बाकी तीन सही है। और ये भी याद रखना कि ये पूरे के पूरे रॉकेट सिस्टम को ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है। सो 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ जस्ट वॉर? तो जस्ट वॉर का क्या क्राइटेरिया नहीं है? तो करेक्ट आंसर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जस्ट वॉर थ्योरी है क्या। ठीक है, जस्ट वॉर थ्योरी क्या है, और जस्ट वॉर थ्योरी सबसे पहले दी किसने थी? तो पहले समस्या जो जस्ट वॉर थ्योरी का ओरिजिन है, हम देखते हैं सेंट ऑगस्टाइन। ठीक है, तो ऐसा बाइबल में लिखा गया है कि सेंट ऑगस्टाइन पहले पर्सन थे जिन्होंने वॉर और जस्टिस की बात की थी, कि जस्ट अगर वॉर भी लड़ना है तो जस्ट तरीके से लड़ो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो सेंट सेंट कह रहे सॉरी सेंट थॉमस एक्विंस, किसने किसने नाम सुना है बताओ? तो एक्विनेंस एक्विंस, ठीक है, इनका नाम भी आपने सुना होगा। तो इन्होंने फिर ये जो सेंट अगस्टन की जो थ्योरी थी इसको रिवाइज किया था, और अपनी जस्ट वॉर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 3 क्राइटेरिया बताए थे। अब 3 क्राइटेरिया, इन 4 में से 3 यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो चौथा क्या नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर है बी, अनडिक्लेयर्ड। तो आप जस्ट वॉर क्या होगा? अगर आप खुद भी सोचो कि आप बिना डिक्लेयर किए एकदम अचानक से किसी पे हमला कर दो, क्या ये जस्ट है? क्या ये सही है? बिना किसी को बताए रातों रात ऐसे ही हमला कर दिया, डिक्लेयर भी नहीं किया कि हम मतलब आने वाले हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, जस्ट थोड़ी हुआ ये। बाकी 3 सही है, बी ऑथराइज बाय सॉवरेन प्रिंस, कि जस्ट वॉर की जो शुरुआत है वो एक सॉवरेन प्रिंस ही कर सकता है, वो पहले खुद इंडिपेंडेंट सॉवरेन हो। प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, कि मतलब कि बैलेंस्ड रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सामने वाली कंट्री बहुत गरीब है और आप इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जा रहे हो उसको मारने के लिए, पूरी उनकी तो फिर आने वाली जनरेशन ही खत्म हो जाएगी, नहीं ना। तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। वी परस्यू इट फॉर जस्ट इंटेंट, और आपका जो इंटेंशन है वो वॉर लड़ने का वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, यही जस्ट वॉर होता है। और जस्ट वॉर में 2 चीजें और होती है, आपको आगे वाले क्वेश्चन सॉरी अगले क्वेश्चन पेपर में भी दिखेगी, पर बता देती हूँ ताकि आप अगले क्वेश्चन पेपर में खुद भी सॉल्व कर पाओगे। एक होता है जस्ट इन बेलो, सुना होगा आपने ऐसे ही, और एक होता है जस्ट एड बेलम, बेलो और बेलम। ठीक है, सो जस्ट इन बेलो होता है मोरल कंडक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, वॉर करने का सही तरीका, मोरल तरीका। और जो जस्ट एट बेलम है वो होता है मोरल जस्टिफिकेशन फॉर वॉर, कि वॉर लड़ने का एक मोरली आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं। तो जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो। इन बेलो का मतलब होगा इन इन मतलब कि जब वॉर शुरू हो चुका है उसके बाद का जो प्रोसेस है, कि आप किसी सिविलियंस को हार्म ना करो, वहाँ के वुमेन को, वहाँ के चिल्ड्रंस को हार्म ना करो, तो आपका प्रोसेस भी जस्ट होना चाहिए। और जस्ट एट बेलम जो आपका जो इंटेंशन है वॉर शुरू करने से पहले का सारी चीजें। ठीक है, तो ये जस्ट वॉर हो गया एक तरीके से। आपको जस्ट वॉर थ्योरी समझ आ गई। बेसिकली जस्ट वॉर थ्योरी क्या कहती है? ऐसे रूल्स, कुछ मोरल रूल्स जो कि हम मिलिट्री कॉम्बैट के लिए फॉलो करने चाहिए, उसको हम जस्ट वॉर थ्योरी के अंदर डालते हैं। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो मिलिट्री कॉम्बैट के लिए हमें फॉलो करने होते हैं। और क्या रूल्स है? ये 3 चीजें, और मैंने आपको बता दिया। और तो और उन्होंने जो 3 कारण बताए थे इसमें ये भी बोला था कि जस्ट कॉज होना चाहिए। बी प्रोपोर्शनेट का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि आपका कारण जस्ट होना चाहिए, इंटेंशन सही होनी चाहिए। और सॉवरेन प्रिंस का मैं यहाँ पे भी मतलब मैंने आपको बताया, लेजिटिमेट अथॉरिटी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी वॉर शुरू कर देगा, आपके पास लेजिट पावर होनी चाहिए वो वॉर लड़ने के लिए, शुरू करने के लिए। लेजिटिमेट अथॉरिटी, ये तीनों क्राइटेरिया जितना भी मैंने बताया किसने दिया है याद रखना, एक्विंस, सर थॉमस एक्विंस या सेंट थॉमस एक्विंस। फिर वॉर ऑन टेररिज्म का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। या सो
इसको रिमूव करते हैं। वॉर ऑन टेररिज्म जो है, हुज प्रेसिडेंसी इन अमेरिका वाज, उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे वॉर ऑन टेररिज्म के टाइम पे? ये वॉर ऑन टेररिज्म 9/11 अटैक आपको याद है 2001 का, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसी को हम ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म में बोलते हैं। और उस टाइम पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो दो हैं, तो जूनियर वाले थे या उसके बाप थे? तो जूनियर वाला था, ठीक है, उसका बच्चा जूनियर, तो जूनियर याद रखना, जूनियर था वॉर ऑन टेररिज्म के टाइम पे। देन के वॉर ऑन टेररिज्म 9/11 अटैक सबको पता ही है, क्या ही अलग से बताना। तो ये जो टर्म है वॉर ऑन टेररिज्म टर्म, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने ही दिया था। तो यूनिपोलर कंडीशन टू विच जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर रिफर्ड एज अ बैलेंस ऑफ पावर दैट फेवर्स, तो इसमें से क्या बोलते हैं कि एक यूनिपोलर कंडीशन ऐसी होती है जो किस चीज को फेवर करती है, बैलेंस ऑफ पावर में क्या ऐसा होना चाहिए? ये बात करते हैं फ्रीडम की, फ्रीडम होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर फ्रीडम को फेवर करता है। So now question 46, you can see the authors and books, ठीक है, and pause the video and let me know the correct answer। तो सबसे पहले देखें तो पहले तो टिकनर का ही बहुत इजी है, टिकनर का हमारा हो गया डी का 3 जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें वो 6 प्रिंसिपल्स देती है किसके अगेंस्ट, मॉर्गन थॉ के अगेंस्ट, हैंस जे मॉर्गन थॉ के 6 प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट वो अपने 6 प्रिंसिपल देती है अपनी बुक जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और आपको पता है वो फेमिनिस्ट थिंकर है, तो जेंडर की बात करेंगे तो इससे आपकी बुक भी याद रह जाएगी। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वैसे तो ऑप्शन नंबर 3। अब एंड्रू लिंकलेटर जो है वो बात करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, तो ए का 2। देन बी का 4 यानी कि हेगमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज, एफ क्लार्क की बुक है। ठीक है, तो ये बहुत दो इतने 2017 में आया है, सोचो ये क्वेश्चन अब आ भी सकता है आ भी नहीं भी सकता, तो हमें तो चारों ऑथर और उनकी बुक याद होनी चाहिए। अब केनेथ ओए, तो आप किसी को ओए करके बुला रहे हो और वो बोल रहे हो कि ओए इधर आ और मेरे से कॉपरेशन कर, ठीक है, मैं को कॉपरेट कर, मेरे साथ काम कराने में हेल्प कर, तो ओए इधर आ मुझे कॉपरेट कर, तो केनेथ ओए कॉपरेशन अंडर एनार्की। क्लार्क, क्लार्क जो है हेगमनी इंटरनेशनल सोसाइटी, तो आप बोले कि जो क्लर्क है ना, इतना सा छोटा सा पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट पे रहने वाला व्यक्ति क्या चाहता है? हेगमनी चाहता है, बताओ, इतनी सी छोटी सी पोस्ट पे रह रहा है उसको हेगमनी चाहिए। तो ये मैं ऐसे ट्रिक बता रही थी। और लिंकलेटर तो फेमस है ही, थिंकर, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी है, मतलब फेमस बुक है, तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, 3 और क्वेश्चन है, वैसे तो मैं सोच रही थी 50 मिनट में 50 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो खेलना नहीं है ना, कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा, एक्सप्लेनेशन भी चल रही है। तो इंडिया इज सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ, तो इंडिया जो है यूएनए का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, ओ बाप रे बाप। इंडिया इज न्यूक्लियर पावर, ये बताओ ना। पहली बात तो इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दो अलग फैक्ट्स है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सीकिंग, ठीक है, वो चाहता है मेंबर बनना, है नहीं। सो क्या चाहता है? ऑब्वियसली चाहता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा ना राइट आंसर। दोनों ट्रू है और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने जानबूझ के बोला, मेरे को लगा 100% लोग गलत करेंगे, तो ये वर्ड चेक ही नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, कितनी बार आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना चाहिए, अगर कभी नहीं समझ आए तो चांसेस होते हैं कि आप सही करके आओगे। ओके, 48th क्वेश्चन है, देन निक्सन डॉक्ट्रिन, कैनेडी डॉक्ट्रिन, रीगन डॉक्ट्रिन और क्लिंटन डॉक्ट्रिन। इस क्वेश्चन से आपको 4 डॉक्ट्रिन क्लियर हो जाएंगी, सबसे अच्छी बात। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। निक्सन डॉक्ट्रिन जो है वो बात करती है परसुएट ऑफ पीस थ्रू पार्टनरशिप विद एलाइज, ठीक है, जब हमें अपने एलाइज के साथ पार्टनरशिप करनी है तो हम किससे बात करेंगे? निक्सन से बात करेंगे, ठीक है। तो हमें हमारा जो पार्टनर कौन हुआ? निक्सन, तो ऐसे ट्रिक बता रही हूँ। तो जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे कौन सा डॉक्ट्रिन आया था? कैनेडी डॉक्ट्रिन। कैनेडी डॉक्ट्रिन बात करता है फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव टुवर्ड्स लैटिन अमेरिका, तो जो कैनेडी साहब है उनको एलए बहुत पसंद है, लैटिन अमेरिका जाना पसंद है, तो उससे रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी वो इनिशिएटिव बनाते हैं। जॉन रीगन जो है, सॉरी जॉन रीगन नहीं, रोनाल्ड रीगन जो है, सी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो एंटी गुरिल्ला मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो जो रीगन है ना वो वीगन है, और वीगन लोग जो है गुरिल्ला नहीं खाते, ठीक है, या गुरिल्ला जो है हमारा वीगन है, ऐसे कुछ याद कर लो, एक ट्रिक हो जाएगी, गुरिल्ला एनिमल है वो वीगन है, और रीगन वीगन मैच कर रहा है साउंड, तो रीगन सपोर्ट करते हैं एंटी गुरिल्ला मूवमेंट्स को। और क्लिंटन जो है, क्लिंटन डॉक्ट्रिन किस बारे में है? क्लिंटन डॉक्ट्रिन हमारा हो गया जेनोसाइड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्लिंटन साहब को बिल्कुल भी वो लड़ाई मड़ाई पसंद नहीं है, वो शांति प्रिय बंदे हैं, और उनको जेनोसाइड नहीं पसंद, तो वो जेनोसाइड को खत्म करने के लिए कुछ इंटरफेयर करते हैं, कुछ पॉलिसीज लेकर आते हैं। तो ये 4 डॉक्ट्रिन हो गए, और चारों डॉक्ट्रिन आपको याद रखने हैं। Then 49, non-alignment movement, very easy question. Julius Nyerere was one of the founding member of NAM. NAM के 5 फाउंडिंग मेंबर थे, क्या उसमें इसका नाम था? सोचो सोचो। इंडिया ने 7th नाम समिट होस्ट किया था, 17th नैम समिट जो था वो वेनेजुएला में हुआ था, और नैम का हेडक्वार्टर बिलग्रेड में है।
अब 17 तो नहीं आएगा, लेटेस्ट वाला आप पूछ सकते हैं क्योंकि 2024 में हम जी रहे हैं, तो लेटेस्ट के कुछ नाम समेट याद होने चाहिए, पहला वाला याद होना चाहिए और कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो याद होने चाहिए। तो पहले तो ये देख लो करेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑब्वियसली करेक्ट ही पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, लुइस नायर नहीं थे। 5 फाउंडिंग मेंबर्स को याद करो कौन कौन थे। नेहरू थे, ख्वामे निक्रूमा थी, ठीक है, जोसेफ ब्रॉज टीटो थे, जो कि यूगोस्लाविया से थे आई गेस, है ना, ख्वामे निक्रूमा घाना की थी। फिर उसके अलावा क्या था, गामे अब्देल नासिर ऐसे करके कुछ नाम था, इजिप्ट के थे वो। फिर सुकर्नो, ठीक है, सुकर्नो इंडोनेशिया के थे। तो ये थे, इनका नाम तो था ही नहीं जूलियस नायर का। और इंडिया ने 7 नाम सबमिट हो गया था, अभी तो फैक्चुअल है, अब इसको बताने जिसको याद होगा तो कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। वैसे बी और सी तो सही है, ठीक है, चाहे आपको फैक्ट सी याद नहीं भी है, आपको अगर इतना भी पता है कि फाउंडिंग मेंबर कौन है और नाम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एक गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, तो नाम का हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताना। सो कमेंट सेक्शन में बताना, हिंट दे देती हूँ, इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशियन में कहाँ पे है वो बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। 3 पिलर्स ऑफ R2P। R2P क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। तो क्या क्या है 3 पिलर्स R2P के। तो इससे पहले क्या है 3 पिलर्स, पहले ये तो पता हो R2P है क्या, नॉट पूछा है वैसे तो, 3 पिलर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो 3 पिलर्स ऐसे, यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल था बेसिकली, उसने 2009 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसका रिपोर्ट का नाम था रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। उसके अंदर इस यूएन जनरल सेक्रेटरी ने, सॉरी सेक्रेटरी जनरल बोल लो या जनरल सेक्रेटरी जो भी, सो उसने 3 पिलर्स दिए थे। और ये R2P है क्या भाई, तो इसमें ये था कि हर स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपनी पॉपुलेशन को हर कोई कंट्री किससे बचाए, जिनोसाइड से, जिनोसाइड से बचाए, और साथ ही साथ किससे बचाए, मास एट्रोसिटी क्राइम से, एट्रोसाइटी क्राइम्स, क्राइम से बचाना, जिनोसाइड से बचाना अपनी पॉपुलेशन को हर स्टेट का कर्तव्य है। ये था इसका मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है, जिनोसाइड के अगेंस्ट और मास एट्रोसिटीज के अगेंस्ट या क्राइम्स के अगेंस्ट। तो अब बताओ 3 पिलर क्या हो सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। और जिनोसाइड को हम हिंदी में नरसंहार भी बोलते हैं, कि जब मास लेवल पे किलिंग्स होती हैं एथनिसिटी, रेस के वगैरह के नाम पे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दिस। तो 1, 2 और 4 इसके 3 पिलर्स है, थर्ड इसका पिलर नहीं है। तो जो गलत है वो तो हमें याद भी नहीं रखना, सही वाला याद रख लेते हैं। अगर इफ अ स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट इट्स पॉपुलेशन, अगर स्टेट अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कलेक्टिव एक्शन ले सकती है इन अकॉर्डेंस विद यूएन चार्टर। दूसरा, ये पहला पिलर हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कलेक्टिव एक्शन लेने अगर वो स्टेट अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने में असफल होती है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपनी पॉपुलेशन के प्रोटेक्ट करना है मास एट्रोसिटी क्राइम्स के लिए। 4 मास एट्रोसिटी क्राइम है। अब वो 4 कौन कौन से हैं, जैसे एक हो गया हमारा जीनोसाइड, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया वॉर क्राइम्स, तीसरा हो गया क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना थर्ड ऑप्शन में वो, लेकिन वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का काम नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करेगी, यहाँ पे आना चाहिए था स्टेट प्रोटेक्ट करेगा खुद। तो ये 4 बातें मैंने आपको बता रही थी, 4 कौन कौन से क्राइम थे, एक तो जीनोसाइड क्राइम है, एक वॉर क्राइम्स है, एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और चौथा जो क्राइम है वो है एथनिक क्लींसिंग, ठीक है, कि एथनिसिटी के नाम पे लोगों को मारना। तो ये 4 क्राइम है, ये हो गए, आपको चारों क्राइम भी पता चल गए। फोर्थ, इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल स्टेट्स को हेल्प करना इन मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हर स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर पाए, तो इंडिविजुअल स्टेट्स को हेल्प करना ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 3 पिलर्स थे जो कि इस 2009 में हुए थे। सो ये हो गया, एंड देन 50 क्वेश्चन हमारे हो गए पूरे, कल 75 क्वेश्चन और करेंगे पेपर 3 के। So thank you, and this is, you can get the PDF on my Telegram group, you can join it, और यहाँ पे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, और आप मेरे से वहाँ पे कोई भी डीएम करके क्वेरी पूछ सकते हो, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक्स और स्टोरीज से मैंने बहुत सारी बुक्स और कंसेप्ट कवर करवा रखे हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।